गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चल भूषण फ्रॉम चंपारण बिहार में उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 40 लेकर आया हूं, जो कि इसके पहले वाला जो भी पार्ट है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख लीजिए पार्ट 1 से, ताकि अच्छा से समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग ये मात्र 10 से 12 मिनट के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट ये गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ भाग बच गया है, कुछ इसके पहले वाला पार्ट में हमने बता चुका हूँ। और उसके बाद से हम लोग पुष्यभूमि वंश या वर्धन वंश के जो शासक आए उनके बारे में हम लोग अच्छा से डिटेल से पढ़ेंगे। मात्र आपको 10 से 12 मिनट देने की ज़रूरत है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है और अच्छा और आनंद महसूस कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप केवल मेरे लिए 10 से 12 मिनट दे दीजिए। बहुत आप टाइम दिए होंगे इधर उधर और सारे चैनलों पर, लेकिन थोड़ा सा देखिए जो 10 से 12 मिनट में आप कहाँ तक की नॉलेज को गेन कर पा रहे हैं। ठीक है। एक गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था था उस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ तो गणित और ज्योतिष का विकास हुआ। ठीक है। अजंता के गुफाओं का निर्माण गुप्त काल के ही समय में हुआ था। ये फैक्ट आप लोग को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा गुप्त काल के समय ये गणित तथा ज्योतिष का विकास होता है। उसके बाद से अजंता के गुफाओं का निर्माण होता है। ठीक है। महाराष्ट्र में इन गुफाओं की संख्या कितने हैं? 29 है। कितनी है? 29। 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की ही है। किस काल की है? गुप्त काल की ही है। जब गुप्त काल जब चल रहा था उस समय 16 नंबर और 17 नंबर और 19 नंबर ये गुफा का निर्माण हुआ। ठीक है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों के लिए प्रसिद्ध था। अजंता की जो गुफा था बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था, गुप्त वंश के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्मों के लिए ही प्रसिद्ध था। ठीक है। गुप्त काल में ही मध्यकाल में बाघ का गुफा बनवाया गया। ठीक है। गुप्त काल के बीच में के काल में, ठीक है, गुप्त का जो भी पीरियड था उसके बीच में ये बाघ की गुफा बनवाया गया। ठीक है। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध का विश्व के सबसे बड़ा प्रतिमा बनाया गया था। उस पहाड़ को काट कर के विश्व के सबसे बड़ा प्रतिमा बनाया। समझिए कितना ज़्यादा मेहनत लगा हुआ। लेकिन उसको एक बेहुदा था जिसका नाम था, एक आतंकवादी था जो अफगानिस्तान के तालिबान का आतंकवादी ने उनको क्या कर दिया? बम से उड़ा दिया। क्या कर दिया? बम से उड़ा दिया। ठीक है। अगला हम लोग टॉपिक शुरू होने जा रहा है पुष्यभूमि वंश या वर्धन वंश। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे आप उसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे प्रीवियस जो भी वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर लगभग 200 के आसपास में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ ही हर एक बोर्ड के भी दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है यदि हिंदी मीडियम से है तो। ठीक है। तो आप इसे देखिए और उसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि शेयर करने में थोड़ा सा समय लगता है, उतने समय से हम लोग का काम और हमारी टीम का काम बन जाएगा और उससे मोटिवेट होकर हम लोग आपके लिए और इससे भी अच्छा से अच्छा टॉपिक पर हम लोग वीडियो लेते आएंगे। इसके बाद से हम लोग का टारगेट है कि हम लोग साइंस शुरू करें। ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी आप लोग को मज़ा आने वाला है। ठीक है। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूमि था। कौन थे? ये पुष्यभूमि वंश या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूमि थे। ठीक है। जो गुप्त काल में क्या थे? एक सामंत थे। क्या थे? एक सामंत थे। लेकिन बाद में क्या बन गए?
एक ही अपना खुद के ही अपने वंश की स्थापना कर लिए अपने ही नाम से। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसको माना जाता है? प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रभाकर वर्धन। किसको? ये वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली जो शासक था, इनका नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है। वर्धन के 3 संतान थे। प्रभाकर वर्धन के कितने संतान थे? 3। राजा वर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री वर्धन। ठीक है। राजश्री का जो विवाह जो हो जाता है, कनौज के एक राजा थे जिनका नाम था गृहमौढ़। क्या नाम था? गृहमौढ़। क्या नाम था? गृहमौढ़ से हुआ। मालवा के शासक जिनका नाम था देवगुप्त। ठीक है। इन्होंने, ठीक है, गृहवर्मन को क्या कर दिया? गृहवर्मन को हत्या कर दिया, यानी राजश्री के हस्बैंड को क्या कर दिया? मार दिया। राजश्री की हत्या भी करने का उसने प्रयास किया। कौन? देवगुप्त। लेकिन राजश्री ने वहाँ से भाग गई जंगल में, जिसके चलते राजश्री का हो गई, उसके हाथों से मरने से बच गई। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दिया। किसका? राजवर्धन, यानी इसी का भाई क्या है? राजवर्धन। ठीक है। क्या कर दिए? ये देववर्धन का हत्या कर दिए, क्योंकि देववर्धन जो है इसके राजवर्धन के जीजा को क्या किया था? हत्या कर दिया था। अगला जो है गौंड, यानी बंगाल के शासक, ठीक है, शशांक ने। कौन? शशांक ने। हाँ, तो हम लोग आए थे कि जो बंगाल का जो शासक था जिसका नाम था शशांक। क्या नाम था? शशांक। उसने क्या कर दिया? राजवर्धन का हत्या कर दिया। किसका? राजवर्धन। जो कि ये राजवर्धन ये राजश्री के जो हस्बैंड को मारा था देवगुप्त, उसको हत्या किया था। ठीक है। उसके बाद से अगला है, साथ ही उन्होंने बोधि वृक्ष को करवा दिया। ये शशांक जो था, जो बोधि वृक्ष था, ठीक है, वहाँ पे उसको करवा दिया। ठीक है। वर्तमान बोधि जो वृक्ष है, जो अभी हम लोग जाके वहाँ का दर्शन करते हैं, वो 6ठी पीढ़ी का। किसका है? वह 6ठी पीढ़ी का है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। किसका था? शशांक जो था शैव धर्म के अनुयायी था। ठीक है। हर्षवर्धन शशांक का हत्या कर दिया। ठीक है। क्योंकि हर्षवर्धन के भाई को एक क्या किया था? ये शशांक ने मारा था। ठीक है। अब अगला शासक जो आता है हर्षवर्धन के सामने, ठीक है, 2 चुनौतियाँ थी। कितना चुनौती थी? 2 चुनौतियाँ थी। ठीक है। अब मानने को होने का मतलब कि राजवर्धन जो था वो तो मारा ही गया था। ठीक है। और ये राजश्री तो जंगल में भाग गई थी। अब बचा था कौन? हर्षवर्धन ही शासक बनता है। ठीक है। 2 चुनौतियाँ कौन कौन थी? पहला कि ये राजश्री के पता लगाना, क्योंकि जब देवगुप्त ने इनके हस्बैंड जिनका नाम था गृहवर्मन, उनको जब हत्या कर दिया, जब इनको मारने का प्रयास किया, मारने के लिए जब दौड़ा, तो इन्होंने क्या कर दिया? जंगल में फरार हो गई है। ठीक है। उसके हाथों नहीं लगी। तो पहला तो काम था इनको पता लगाना, दूसरा का काम था साम्राज्य को संभालना। 2 काम इसके पास था, जो कि ये दोनों के दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है। अगर ये राजश्री का अगर पता अगर नहीं लगाता तो कोई भी कह सकता है, जब ये खुद अपने बहन का ये सुरक्षा ये राजा नहीं कर सकते हैं, तो हमारे और आपके बहन की सुरक्षा ये क्या कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा चुनौती था इनके बहन यानी राजश्री को पता लगाना। दूसरा का काम था या इनका जो साम्राज्य को कैसे संभाला जाए। ठीक है। हर्षवर्धन ने दिवाकर नाम के एक बौद्ध भिक्षुक थे, जिनके मदद से ये राजश्री का पता लगाता है। ठीक है। हर्षवर्धन ने अपना राजधानी कनौज को बना लिया। कहाँ पर बना लिया? कनौज। और अपने राज्य को संभालने लगा। ठीक है। क्योंकि राजश्री को पता लगा लिया था, बस केवल ये काम यही था कि राज्य को संभालना। ठीक है। साम्राज्य को संभालना। हर्षवर्धन ने कभी
भी स्वयं को राजा साबित नहीं किया। अब राजा साबित इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये जो हर्षवर्धन जो था राजश्री से छोटा था, तो इसलिए राजश्री को ही ये गद्दी पर बैठा दिया, उसी के संरक्षण करने लगा और ये संरक्षक बनकर शासन करने लगा। ठीक है। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। क्या था? साहित्य प्रेमी था। साहित्य लिखने में बहुत इसको मन था। इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। कौन? हर्षवर्धन। पहला पुस्तक नाग आनंद, दूसरा रत्नावली, तीसरा प्रिय दर्शिका। ये 3 पुस्तक की रचना करता है। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट थे। कौन थे? वाणभट्ट थे। इन्होंने 2 पुस्तक की रचना किया। पहला जो कादम्बरी, दूसरा का हर्ष चरित्र। ठीक है। हर्ष चरित्र नहीं, जो हर्षवर्धन थे उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखे हुए थे। हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीलादित्य कहा जाता है। ठीक है। हर्षवर्धन को भारत के अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता था। ठीक है। इसके काल में चोर तथा डाकुओं का बोलबाला था। अब देखिए, ये सबसे लफड़ा के काम था। हैं? इसके समय मथुरा सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। जो मथुरा जो जगह है जहाँ पर लोग धाम करने जाते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिलता था। इसके समय चीनी यात्री जिनका नाम था वेनसांग, भारत का यात्रा किया था। ठीक है। यानी भारत आया था। 629 ईस्वी में जब वेनसांग भारत आया, तब नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है। CUC की रचना वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार CUC की रचना इसी के द्वारा हुआ था। यानी वेनसांग ने किया था। यानी इसमें यही किया था इस पुस्तक में CUC के कि जिन्होंने हम किस रास्ते से आए हैं वो अपने रास्ते के विवरण उस पुस्तक में दिया हुआ था। आज के सेशन में इतना ही रहता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उसको देखकर और अपने नोटबुक में राइट डाउन करके उसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए, ताकि जो भी इससे वंचित हो रहा है उसको समय से लाभ मिले और वो लाभ उठाकर अपना सफलता को प्राप्त करें। इसके अगले पार्ट यानी 41 आप लोग के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।